हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम एक लेक्चर और कर चुके हैं, उसको आप जरूर देखिए। उसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और आज हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और उसी का अपोजिट कर दिया था, तो हमें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मिल गई थी। और आज हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बट नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी अभी आपके सिलेबस में है नहीं। समझ में आया? कुछ ही पॉइंट्स हैं नॉन मेटल के जो आपको अभी दिए गए हैं। आगे आप चलोगे क्लास 11 12 में तो वहां आपको नॉन मेटल्स का पूरा डिस्कशन ही मिलेगा। आप हैलोजन ग्रुप और ये सब वहां अच्छे से पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपके सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज केवल अभी मेटल्स की हैं। तो हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखेंगे, ठीक है। और क्या होता है, वीडियो को क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो पाने के लिए। इससे हम लोग का मोटिवेशन भी अच्छा रहता है। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। मेटल्स के साथ क्या होता है जब हम उसको एयर में बर्न करते हैं। एयर में बर्न करना मतलब उसको ऑक्सीजन, उसके साथ ऑक्सीजन को रखते हैं। एयर में ऑक्सीजन होता है, जो बर्निंग प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है। इसका मतलब हम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो फिर हमारा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। इसको अब तुम पूछोगे कैसे बना, क्यों बना। देखो ये है इनऑर्गेनिक, तो तुम्हें चीजें याद करनी पड़ेंगी। मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो मेटल ऑक्साइड बना। अब यहाँ जैसे कॉपर का ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक इन कलर होता है। किस कलर में होता है, ब्लैक कलर में होता है। फिर वैसे ही एक एग्जांपल और है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो ये क्या बन रहा है, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब तुम कहोगे सर ये भी तो ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, बट इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम नहीं दिख रहा है। जैसे ये CuO है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो तुम कहोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होना चाहिए वो AlO होना चाहिए, तो ये Al2O3 क्यों है। अरे भैया हम लोग सबसे फर्स्ट लेक्चर में नेमिंग पढ़े थे, उसको जाके एक बार वीडियो लेक्चर देख लो, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड को CuO क्यों लिखा जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 क्यों लिखा जाता है। चलो मैं एक बार तुम्हें डिस्कस कर देता हूं। देखो एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +3। ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि चार्ज इक्वल है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। समझ में आया? और वैसे ही तुम्हारा कॉपर में क्या होता है, कॉपर के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, और ऑक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसीलिए क्या होता है, आप लोग पहले के लेक्चर्स को देखा करिए, क्योंकि जो चीजें होती हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। तो फिर हमें पता चल गया मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और इसकी ये दो दो एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड के साथ होगा। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड के साथ होगा, और हमने पहले पढ़ा है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका बिहेवियर बेसिक होता है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो साल्ट एंड वाटर तो बनेगा ही। समझ में आया? तो फिर यहाँ एक एग्जांपल हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ करा दिए तो क्या बन गया, ये CuCl2 क्या है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बन गया। ये सब रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए इन पे अभी हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक टर्म आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है, ऐसे मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, जैसे तुम्हारे, अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ मेटल ऑक्साइड के नाम लिखो, मेटल होना चाहिए और ऑक्साइड होना चाहिए, तो तुम क्या लिखोगे, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तुम क्या लिखोगे, Al2O3। ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तुम क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे, तुम लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड, ZnO। और क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो लेड ऑक्साइड, PbO। समझ में आया?
तो ये सब क्या है तुम्हारे मेटल ऑक्साइड है। तो फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो ऐसे ऑक्साइड होते हैं, वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइप के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक। इसके एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारा जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों तुम्हारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल। जैसे अब तुम यहाँ नीचे एग्जाम्पल देखो, ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये HCl, ये क्या है, एक एसिड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा ये सॉल्ट AlCl3 बना रहा है और प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है। और फिर तुम वही देखो, वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और तुम्हारा सोडियम एल्यूमिनेट, ये एक सॉल्ट होता है NaLO2 प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। मतलब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो तुम्हारा सॉल्ट से भी रिएक्शन, वो तुम्हारा एसिड से भी रिएक्शन कर ले रहा है और तुम्हारा बेस से भी रिएक्शन कर ले रहा है। इसी के कारण इस तरह के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका एग्जांपल क्या है, तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO हो गया। समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल ऑक्साइड, अभी मैं तुम्हें बताया हूं मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कई तरह के ऑक्साइड होते हैं मेटल के। समझ में आया। तो ये जो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या होगा, तो ये एक एल्कली बना लेगा। और तुम्हें पता है एल्कली क्या होता है, एल्कली एक बेस होता है। और वो कौन सा बेस होता है, वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए। तो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो वो एक बेस बना लेंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। तो इसका एग्जांपल देखो, Na2O, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन वाटर के साथ हुआ तो इसने क्या बना लिया, NaOH, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमें पता है ये क्या होता है, एक एल्कली होता है, मतलब ये वाटर सॉल्युबल बेस होता है। वैसे ये जो देखो तुम्हारा पोटेशियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ हुआ तो ये देखो क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये भी क्या होता है हमारा, एक तरह का एल्कली होता है। लेकिन यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि वो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। मोस्ट, यहाँ मैंने लिखा है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि केवल कुछ ही मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और एल्कली फॉर्म करते हैं। बल्कि लेकिन ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और जो सॉल्युबल होते हैं उनके एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ये तुम्हारे बुक में 2 एग्जाम्पल थे, तो आप इन दोनों को रिएक्शन को पढ़ लीजिएगा। समझ में आया। और जो ज्यादातर मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वो एक एल्कली वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। तो ये इसके 2 मैंने एग्जाम्पल दिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। क्या होता है जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है। देखो, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। पहली बात, जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन फिर वही मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, अगर वो मेटल, मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कली, कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ नहीं सॉल्युबल होते। अब वही मैं कह रहा हूं कि मेटल क्या होता है, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। अब उसी मेटल ऑक्साइड को फिर तुम वाटर के साथ अगर ट्रीट करोगे तो वो सॉल्युबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ सॉल्युबल हैं वो क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। समझ में आया। पहले मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। समझ में आया। यही जो अभी ये वाली जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन है जो अभी को पढ़ी है, ये वाली
मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर तुम्हारा एल्कली। एल्कली क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस। ये मतलब एक तरह का हाइड्रोक्साइड ही तो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही तो लिखा है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। समझ में आया? जो अभी को हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, सेकेंड वाली ये जो रिएक्शन है वो वही सेम रिएक्शन है। तो अब देखो, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ, मेटल ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन बना। फिर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। अब देखो, ये जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें टाइप्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, जरूरी नहीं है कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, जरूरी नहीं है कि ये केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करे। समझ में आया? तो हर मेटल का टाइप होता है, वो किस टाइप के वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे अब यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है, मेटल के नेम है यहाँ और ये टाइप ऑफ वाटर। जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। इसको तुम ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जो तुम्हारा मैग्नीशियम होता है वो तुम्हारा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जो तुम्हारा एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक होता है वो तुम्हारा स्टीम के साथ। स्टीम जानते हो? स्टीम मतलब भाप। जब तुम वाटर को बॉईल करते हो तो वाटर की जो क्या होता है, भाप निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। तो जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। वहीं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इनको वाटर के साथ प्रेम ही नहीं है, कहेंगे हमको तुमसे मतलब ही नहीं है, चाहे जैसा पानी हो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे वाटर के साथ। और ये जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक है ये केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तुम्हारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। समझ में आया? उसके बाद हम इन सबका रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, हमें पता है पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ, तो यहाँ जो H2O हमने लिया है ये कौन किस तरह का वाटर है? कोल्ड वाटर। जब पोटेशियम और सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, देखो पोटेशियम का वाटर के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस, हीट एनर्जी निकल रही है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ, NaOH प्लस H2 प्लस, हीट एनर्जी निकल रही है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी के कारण ये जो H2 तुम्हारा है वो फायर कैच कर लेता है। इसीलिए जब हम सोडियम का जो मेटल लेते हैं उसको जैसे पानी में डालेंगे तुरंत उसमें आग लग जाती है। समझ में आया? मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. इसी कारण जैसे तुम अगर सोडियम का मेटल लोगे और उसके ऊपर पानी गिराओगे तुरंत वो फायर कैच कर लेगा। क्यों फायर कैच कर लेगा? क्योंकि उसमें हीट एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है और उस हीट एनर्जी के कारण H2 जो होता है वो फायर को कैच कर लेता है। तो हम लोग जब पढ़ते थे, हम जब 11th में थे तो हम लोग की जब लैब होती थी तो वहां से बच्चे सोडियम लेके आते थे क्लास में और उसमें बॉटल वाला जो पानी होता है ना उसी के ऊपर गिराते थे और सब खूब हूटिंग करते थे, खूब चिल्लाते थे कि देखो पानी से आग लगा दिया। समझ में आया? तो मतलब तुम सोचो कि हम लोग घर में पानी को वाटर को यूज करते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन अगर तुम वही काम सोडियम के ऊपर कर दिया, अगर सोडियम के ऊपर तुम पानी डाल दिए तो वो और आग पकड़ लेगा। क्यों आग पकड़ लेगा? क्योंकि उस प्रोसेस में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और वो हीट एनर्जी H2 को क्या होता है, फायर कैच करवा देती है। H2 जो है वो फायर को इमीडिएटली कैच कर लेता है। क्यों? क्योंकि H2 एक गैस है और यहाँ हीट तो निकल ही रही है, फटाक से फायर वो कैच कर लेगा। तो फिर उसके बाद हम आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का रिएक्शन H2O के साथ होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यहाँ देखो मैंने हीट एनर्जी मेंशन नहीं की है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हीट एनर्जी निकलती है वो कम होती है और इसके कारण जो यहाँ H2 निकल रहा है वो यहाँ फायर को कैच नहीं कर पाता है। इन दोनों केस में फायर कैच हो जाता है बट कैल्शियम के केस में फायर कैच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोई तुमसे पूछे क्यों कैल्शियम को जब वाटर में मिलाते हैं तो फायर क्यों नहीं कैच होता है, तो तुम कहोगे क्योंकि इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो बहुत कम होती है और इसी के कारण जो हमारा हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच नहीं कर पाता है। समझ में आया? अब देखो यहाँ लिखा है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच द फायर। और यहाँ एक बात ध्यान देनी होगी, जो ये हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन निकलता है गैस, वो क्या होता है, वो कैल्शियम के सरफेस पे बबल के फॉर्म में स्टिक हो जाता है, उससे चिपक जाता है। इसी के कारण जो तुम्हारा कैल्शियम है वो तुम्हारा फ्लोट करने लगता है। समझ में आया? जो तुम्हारा कैल्शियम है वो तुम्हारा फ्लोट करने लगता है जब वाटर में जो उसको डालोगे तो जो तुम्हारा कैल्शियम है वो तुम्हारा सरफेस पे आके फ्लोट करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैग्नीशियम का वाटर के साथ, और हमें पता है कौन सा वाटर होगा, ये हॉट वाटर। मैग्नीशियम का वाटर के साथ कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बन रहा है। तो फिर क्या होगा, इसमें भी ये जो मैग्नीशियम है वो फ्लोट करने लगता है। वही सेम रीजन जो अभी पहले पढ़ा था, क्या होता है, जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के वो मैग्नीशियम के सरफेस को स्टिक कर जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं। फिर नेक्स्ट एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन, ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, Fe का वाटर के साथ रिएक्शन Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ जो वाटर यूज है वो कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ कौन सा वाटर यूज हो रहा है, स्टीम वाला वाटर, मतलब भाप यूज हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ हम जो वाटर यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, स्टीम के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अच्छा तुम ये बताओ, देखो अगर मैं तुमसे कहा कि ये जो सोडियम है इसका रिएक्शन तुम वाटर के साथ कराओ, किस वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि ये कोल्ड के साथ ही रिएक्ट करता है, तो तुम क्या लोगे, हो सकता है तुम ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लो, सोडियम का मेटल ले लो ऐसे, और उसमें थोड़ा सा कोल्ड वाटर मिला लो, बस कंप्लीट रिएक्शन। अब अगर वहीं तुम्हें मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ कराना है तो तुम एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, इसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम डाल दिए और ऊपर से हल्का सा हॉट वाटर डाल दिए, हो गया तुम्हारा। लेकिन तुम स्टीम को कैसे डालोगे, स्टीम तो भाप होती है, वो तो उड़ जाती है। समझ में आया? तो स्टीम को तुम कैसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करोगे, सपोज तुमने इसमें एल्यूमिनियम ले लिया तो तुम स्टीम कहां से लाओगे, स्टीम को तुम पकड़ तो सकते नहीं। समझ में आया? स्टीम तो भाप है, वो तो ऊपर उड़ जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एपरेटस यूज करते हैं। अभी अभी जस्ट हम उसको पढ़ेंगे कि कैसे वो एपरेटस होता है जिससे हम इस एल्यूमिनियम सैंपल का स्टीम के साथ रिएक्शन करा सके। समझ में आया है? फिर हमारा है ए क्या है, कोई मेटल है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो कुछ नहीं, नो रिएक्शन ऑकर्ड। तो ये ए कौन कौन से मेटल होंगे, लेड होंगे, कॉपर होंगे, सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे। मतलब अगर लेड का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे कुछ नहीं होगा, कॉपर का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे कुछ नहीं होगा, सिल्वर का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे कुछ नहीं होगा, गोल्ड का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो ये जो सारे मेटल्स हैं इनका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। समझ में आया? तो उसके बाद ये देखो, मैंने अभी कहा था ना कि अभी एपरेटर डिस्कस करेंगे कैसे स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अब ये देखो, देखो यहां हमने क्या लिया, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। यहां हमने वूल ले लिया और वो वाटर में सोक्ड है, वूल मतलब वही समझ लो तुम एक तरह का रुई, रुई ले लिया और उसको पानी में भिगो दिया। किसमें भिगो दिया, पानी में। अब तुम्हें पता है जब रुई या वूल को जब तुम पानी में भिगो दोगे, उसको वेट कर दोगे, तो क्या होगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस जो वूल है, इस वूल के सैंपल में वाटर एब्जॉर्ब है। अब यहाँ ये है इसमें, अब इसको तुम नीचे से हीट करोगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखो ये क्या है, ये एक क्या है, ये तुम्हारा एक टेस्ट ट्यूब है। समझ में आया? तो तुम इसको डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे हो, तुम एक्चुअली तुम इस ग्लास को हीट कर रहे हो। ये जो ग्लास का सरफेस है तुम इसको हीट कर रहे हो। जब ग्लास के सरफेस को तुम हीट करोगे तो फिर इसके अंदर जो वूल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब है वो धीरे धीरे स्टीम बन के इस ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर निकलेगी। और वो जो स्टीम है, यहां तुमने रखा है मेटल का सैंपल, मतलब यहां ये तुम्हारा क्या है, एल्यूमिनियम का सैंपल है। तो अब ये स्टीम जाके, क्योंकि अब ये तो ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब पूरा हमने ब्लॉक कर रखा है,
तो अब ये जो स्टीम निकल के जाएगा वो तुम्हारा एल्यूमिनियम सैंपल के साथ रिएक्ट करेगा, और एल्यूमिनियम सैंपल के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ ये क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, अभी हमने पढ़ा क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, और इसके पाइप के थ्रू ये हाइड्रोजन गैस ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ देखो ये निकल रही है। समझ में आया। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो बबल दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो यही हम एपरेटस यूज करते हैं अगर हमें किसी मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट कराना रहता है। तो ये एपरेटस आप अगर एग्जाम में बना दिए, क्वेश्चन आया एग्जाम में बना दिए, तो 100 में 100 तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया। क्योंकि जो डायग्राम होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा करो एग्जाम में डायग्राम के साथ चीजें एक्सप्लेन करो, तो उससे जो टीचर होता है उसको लगता है कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है। समझ में आया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या होता है जब मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। जनरली हम एसिड जो हम यूज करते हैं वो डाइल्यूट ही होता है, मतलब उसमें वाटर के साथ हम डाइल्यूशन किए रहते हैं। तो मेटल का रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ होता है या फिर एसिड के साथ होता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। जैसे एग्जाम्पल, ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। Mg का रिएक्शन HCl के साथ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। ये हम पढ़ चुके हैं। मेटल का रिएक्शन अगर किसी एसिड के साथ होगा तो हमारा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, H2 गैस बनेगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज हमें पता चलती है। क्या पता चलती है, कि जो HNO3 होता है, क्या होता है, HNO3 क्या तुम्हारा होता है, नाइट्रिक एसिड। क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। जब तुम्हारा हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तुम्हें पता है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन यही मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करता। क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसी के कारण जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन फॉर्म होता है वो इसको वाटर में कन्वर्ट करता है और खुद किसी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, N2O या फिर NO या फिर NO2। अब देखो हो सकता है कि तुम्हें अभी समझ में ना आया हो, क्योंकि तुम्हें अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पता, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। तुमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो पढ़ा है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये सब उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी के कारण जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन फॉर्म होता है उस हाइड्रोजन को ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक तरह का तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया, अभी के लिए ये तुम्हारे लिए एक्सेप्शन हो गया। और इसका रीजन भी दिया हुआ है। इसका रीजन ये है कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके कारण H2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और खुद वो रिड्यूस होके नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, ये तुम्हारा क्या है, मेटल है, ये तुम्हारा क्या है, HNO3 एसिड है। तो तुम्हारा बनना क्या चाहिए था, तुम्हारा सॉल्ट और H2 गैस बनना चाहिए था, लेकिन सॉल्ट तो बना लेकिन H2 गैस नहीं बना, उसकी जगह एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया प्लस वाटर बन गया। समझ में आया। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारा किसके लिए केवल यूज होगा, HNO3 एसिड के लिए। ये केवल किसके लिए यूज होगा, HNO3 एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड के लिए। तो ये इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखे रहना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल होते हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे मेटल होते हैं
वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस H2 बनाते हैं। लेकिन जो HNO3 होता है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और H2 नहीं बनाता, वो सॉल्ट बनाता है, साथ में वाटर बना देता है और एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है। लेकिन अगर इसी HNO3 को हम वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें तो एक दो मेटल इसके साथ हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। और वो कौन कौन से मेटल है? वो मेटल तुम्हारे क्या है? Mg है और मैंगनीज है। तो Mg और मैंगनीज जो होते हैं वो तुम्हारे वेरी डाइल्यूट, अगर वही HNO3 को हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें तो मैग्नीशियम और मैंगनीज तुम्हारे उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन दे देते हैं। समझ में आया? ये सब चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? लेकिन यहाँ ध्यान दिए रहना, ये वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ ही देते हैं। अगर तुम नॉर्मल HNO3 के साथ करोगे रिएक्शन तो तुम्हारे सॉल्ट देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड देंगे और वाटर देंगे। ये केवल किस केस में? नाइट्रिक एसिड के केस में। और बाकी देखो और सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन दे रहे हैं। उसके बाद अब देखो, जो ये जो मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है, जो मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तुम्हें पता है, मेटल प्लस एसिड का जो रिएक्शन होता है उसमें क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस H2 गैस बनती है। समझ में आया? अब ये H2 गैस क्या बनती है? बबल के फॉर्म में। अभी पढ़ा था कि H2 गैस जो होती है वो क्या होता है, जो बबल बनता है उसमें वो उस बबल के अंदर H2 गैस फिल होता है। तो ये जो H2 गैस बनती है इसका रेट सब मेटल के साथ डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे किसी मेटल का जब तुम एक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसमें H2 गैस मतलब उसमें बबल बहुत तेजी से बन रहे हैं, और वहीं किसी मेटल के साथ करा रहे हो तो बबल थोड़ा धीमे रेट से बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल है वो किसी केस में फास्टेस्ट होता है, किसी केस में लोवेस्ट होता है। तो वो फास्टेस्ट किसके केस में होता है? मैग्नीशियम के केस में। मैग्नीशियम के केस में सबसे ज्यादा तेजी से बबल तुम्हारे बनेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम के केस में बनेंगे, फिर जिंक के केस में बनेंगे, फिर आयरन के केस में बनेंगे। समझ में आया? और ये क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी, मतलब मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसी कारण ये सबसे ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम उससे थोड़ा कम तेजी से फॉर्म करेगा, फिर उससे थोड़ा और कम जिंक, फिर उससे और सबसे कम Fe फॉर्म करेगा। समझ में आया? तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल है वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा मेटल है वो कितना रिएक्टिव है। समझ में आया? अभी हम आगे रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे कि उसकी सीरीज कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, उसके सीरीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर अभी के लिए अब यहां देखो एक एक्सेप्शन और आ गया। कौन सा एक्सेप्शन आ गया? तुम्हें पता है मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो फिर क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2 बनेगा। लेकिन कॉपर का रिएक्शन अगर HCl के साथ हो गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर भी तो एक मेटल है और HCl तो एक एसिड है। तो मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन सॉल्ट प्लस H2 बनना चाहिए, लेकिन यहां तो कुछ नहीं हो रहा है। और रिएक्शन कोई एक्सोथर्मिक भी नहीं होगी, मतलब टेम्परेचर भी नहीं चेंज हो रहा है उस रिएक्शन का। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो अभी के लिए तुम ये जान लो, तुम्हारे बुक में अभी नहीं दिया है कि ये क्यों होता है, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। ये होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये अभी तुम्हारे क्लास में नहीं है, 11th या 12th में तुम इसको पढ़ोगे। तो अभी के लिए जान लो कि ये एक एक्सेप्शन है, जो कॉपर होता है वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन यही कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन वो HCl के साथ नहीं कर रहा है। समझ में आया? ये तुम्हारा जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म आता है रिडक्शन पोटेंशियल का, जो अभी तुम पढ़े नहीं हो। तो बस इतना ध्यान रखो, जो कॉपर एक ऐसा मेटल है जो HCl के साथ रिएक्ट
नहीं करता और उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। ये एक ऐसा मेटल है जो HCl एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्वारेजिया। क्या पढ़ेंगे? एक्वारेजिया। ये किस बला का नाम है? ये एक्वारेजिया है क्या? देखो, एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है और इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल वाटर मतलब बहुत खानदानी वाटर है। इसको क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी होता है। एक्वारेजिया का क्या मतलब होता है? ये जो एक्वारेजिया होता है, ये पहली बात तो तुम्हारा दो चीजों से बना होता है। किस चीजों से बना होता है? ये एक बना होता है किससे? HCl से तुम्हारा, और एक बना होता है तुम्हारे HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों क्या है? कंसेंट्रेटेड है। कंसेंट्रेटेड मतलब ये डाइल्यूटेड नहीं है, कंसेंट्रेटेड, बहुत तगड़े हैं ये। कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड HNO3, ये दो चीजों को मिला के बनता है और इसका एक फिक्स रेशियो होता है। समझ में आया? इसका एक फिक्स रेशियो होता है जो तुम्हारा, ये देखो 3:1 में होता है। मतलब जो HCl लोगे वो तुम्हारा 3 पार्ट होगा और जो HNO3 लोगे वो तुम्हारा 1 पार्ट होगा। वो किस रेशियो में होता है? 3:1 रेशियो में होता है। तो एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 को मिला के बनता है और उसमें HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। समझ में आया? अब तुम सोचो, ये ऐसा सॉल्यूशन होता है कि इसमें गोल्ड वगैरह भी तुम्हारे डिसॉल्व हो जाते हैं। समझ में आया? कि अगर तुम ये कोई सॉल्यूशन लिए और वो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है? एक्वारेजिया है। क्या है? एक्वारेजिया है। उसमें अगर तुम गोल्ड डालोगे, गोल्ड, तो वो भी तुम्हारा डिसॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो? ये एक हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। समझ में आया? गोल्ड को डिसॉल्व कर ले जाता है, प्लेटिनम को डिसॉल्व कर ले जाता है। तो अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी रुके रहो, अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। जो मेटल होते हैं वो अदर मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ दो चीजें हैं जो, अब तुम देखो, हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसके अंदर आयरन डाल दिया और उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। फिर एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने कॉपर का वायर डाल दिया और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। देख लो, ये दोनों रिएक्शन है। Fe का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराया और इसी का अपोजिट सेकंड रिएक्शन, कॉपर का रिएक्शन आयरन सल्फेट से कराया। समझ में आया? अब देखो इसमें क्या है, जो Fe है तुम्हारा, Fe जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट प्लस कॉपर दे दे रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये तुमने पढ़ी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो मेटल है वो डिस्प्लेस हो रहा है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, ये जो आयरन है, ये जो Fe है, वो इतना रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है और खुद उसकी जगह चला जा रहा है, FeSO4 बन जा रहा है। समझ में आया? इसका, इस रिएक्शन से तुम्हें क्या पता चला? इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो आयरन है, जो Fe है, उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह चला गया। और वहीं दूसरा रिएक्शन देखो, जो कॉपर है उसका FeSO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें पता है जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जब Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर तो कम रिएक्टिव है। कॉपर कम रिएक्टिव है तो ये Fe को उसके सॉल्यूशन से नहीं निकाल पाएगा। उसके जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है FeSO4, उससे ये नहीं निकाल पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्योंकि ये कॉपर जो है वो वीक है इन कंपेयर टू Fe। किसके टर्म्स में? रिएक्टिविटी के टर्म्स में।
जो तुम्हारा आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है, लेकिन वही कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू कॉपर। यही मैंने लिखा है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। Fe जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसकी जगह से उसको हटा दे रहा है। क्यों? क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव है इन कंपेयर टू Fe। तो यही तुम्हारा इस क्या होता है पॉइंट में हमें यही सीखना था कि जो मेटल्स होते हैं वो अदर मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया, एक मेटल हो गया, और ये CuSO4 क्या हुआ तुम्हारा, कॉपर मेटल का सॉल्यूशन हो गया, कॉपर मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? तो यही हमारा पॉइंट था कि जो मेटल होते हैं वो अदर मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ ये चीजें पता चली, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट वाले सॉल्यूशन से उसको निकाल देगा। समझ में आया? अब देखो यही है, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। यही तो हमने लिखा था। Cu क्या लिखा था, Cu की Fe लिखा था, बताओ क्या लिखा था, ये देखो Fe प्लस CuSO4 लिखा था। Fe प्लस CuSO4 कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्ट सॉल्यूशन FeSO4 प्लस बी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बी केवल मेटल बी Cu। समझ में आया? ये जो Fe है मेटल ए है, CuSO4 सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। यहाँ बी क्या है, यहाँ जो तुम्हारा बी है वो कॉपर है। समझ में आया? बी जो तुम्हारा क्या है, कॉपर है। Fe प्लस CuSO4 कन्वर्टेड इनटू FeSO4 प्लस Cu। अभी इसी का उल्टा कर देते, Cu प्लस FeSO4 हो जाता तो ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि Cu वीक है इन कंपेयर टू Fe, और इसीलिए Cu जो है वो तुम्हें FeSO4 से Fe को बाहर नहीं निकाल पाता। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, इसका मतलब ये जो मेटल ए है वो ज्यादा रिएक्टिव है बी से, इसका मतलब जो Fe है वो तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव है Cu से। अब ये हमने देखो रिएक्टिविटी सीरीज निकाली है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, इट इज द लिस्ट ऑफ द मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इन डिक्रीजिंग एक्टिविटी। यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है, तुम्हारा गोल्ड है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब यहां मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पहली बात मैं पूछ रहा हूं कि अगर पोटेशियम का रिएक्शन Na2SO4 के साथ हो तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो तुम देखोगे कि जो पोटेशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू सोडियम। तो जो ये पोटेशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम के कंपेयर में। तो ये जो पोटेशियम है ये सोडियम को उसके सॉल्ट से बाहर फेंक देगा और खुद उस जगह चला आएगा। समझ में आया? मतलब तो क्या तुम्हारा बन जाएगा, K2SO4 प्लस Na बन जाएगा। और ये रिएक्शन हुई क्यों? क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है और इसी कारण वो Na2SO4 से Na को बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह जाके K2SO4 बन गया और यहाँ Na बन गया। मतलब ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दिया। समझ में आया? अब मैं उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे जो मेटल होते हैं, सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल होते हैं वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ फायर कैच कर लेते हैं, जैसे कि जो तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम होता है वो बहुत तगड़ा होता है, तुरंत फायर कैच कर लेता है ऑक्सीजन जब उसको मिलता है। तो इसीलिए वो फायर कैच ना करे, इसी के लिए हम जो सोडियम और पोटेशियम होता है उसको हम
केरोसिन ऑयल में रखते हैं। समझ में आया? किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट, जो तुम्हारे मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑक्साइड की अपने ऊपर लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, जो कि उन्हें फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है, प्रिवेंट करती है। थर्ड पॉइंट, जो आयरन होता है वो हीटिंग से बर्न नहीं होता, लेकिन वही जगह आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो तुरंत बर्न हो जाती हैं। आयरन फिलिंग मतलब जान रहे हो, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। क्या? पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं? आयरन फिलिंग्स कहते हैं। उसके बाद ये पॉइंट, जो कॉपर है वो तुम्हारा बर्न नहीं होता है, लेकिन जब उसको तुम हीट करोगे तो उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जब उसको तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो। फिर फिफ्थ पॉइंट, जो सिल्वर और गोल्ड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे जितना हाई टेम्परेचर हो जाए। समझ में आया? इवन एट हाई टेम्परेचर भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सिक्स पॉइंट जो हमारा है कि जो एनोडाइजिंग होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। समझ में आया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जैसे तुमने एक कोई बर्तन लिया, यूटेंसिल, और इसके ऊपर तुमने एक लेयर बना दी, किसकी लेयर बना दी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। तो इस लेयर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। और इसको हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो होता है कोरिजन को रोकता है, तुम्हारे कोरिजन को, ये तुम्हारे जो प्रोसेस होता है, जब इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो ये तुम्हारे कोरिजन प्रोसेस को रोकता है, इसीलिए हम ये प्रोसेस करते हैं। फिर सेवंथ पॉइंट, एनोडाइजिंग के प्रोसेस के दौरान जो हम एल्यूमिनियम आर्टिकल लेते हैं उसको हम एनोड पे रखते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं H2SO4 सॉल्यूशन के साथ, तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस निकलती है और वो ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एक तरह का ये लेयर फॉर्म करता है। वही ये कह रहे हैं कि एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तुम्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस अभी के लिए इतना जान लो कि ये होता है इसमें। फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? अभी को पढ़ा, क्योंकि वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि धड़ाक से फायर को कैच कर लेते हैं, तुरंत उसमें आग पकड़ लेती है, इसीलिए उसको, उससे बचने के लिए हम उसको केरोसिन ऑयल में रख देते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन लिखो आयरन का स्टीम के साथ। आयरन का स्टीम के साथ Fe3O4 प्लस H2 बना, कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ, कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ, ये रिएक्शन अभी को पड़ी थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बस तुम देख लेना, ठीक है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन आया, अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको डिस्कस करने में मजा आएगा। देखो इसमें ये कह रहे हैं हमने 4 मेटल लिए, ए लिए, बी लिए, सी लिए और डी लिए, और उसका रिएक्शन एक बार आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया। अब हमसे ये क्या पूछ रहे हैं कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कैसे है? हमें ए बी सी डी तो पता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव कैसे है? तो इन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अभी देखो, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो तुम पहले पहला कॉलम पकड़ो, पहला कॉलम आयरन सल्फेट वाला। ए का रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ होता है तो कुछ नहीं होता, नो रिएक्शन। बी का रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन हो जाती है। सी का रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। डी का रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। अब इससे तुम्हें पता क्या चला? अब देखो, पहली बात तो ए का रिएक्शन FeSO4 के साथ हुआ तो नो रिएक्शन हुआ, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो ये ए है वो Fe को उसके सॉल्यूशन से नहीं निकाल पाया। समझ में आया? ये जो ए है ये Fe को उसके सॉल्यूशन से नहीं निकाल पाया, इसीलिए तो रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब जो ए है वो वीक मेटल है इन कंपेयर टू Fe।
वो क्या है, लेस रिएक्टिव है Fe से। A जो है वो लेस रिएक्टिव है Fe से, तभी तो ये इसको नहीं निकाल पाया। तो यहां से हमें एक चीज ये पता चली कि जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है A से। फिर सेकंड इक्वेशन देखा, B का रिएक्शन FeSO4 के साथ हुआ और ये रिएक्शन हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये रिएक्शन तुम्हारी प्रोसीड कर गई। इसका मतलब ये जो B है वो ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, तभी तो B क्या होता है, Fe को डिस्प्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दिया, ये रिएक्शन तभी तो प्रोसीड हो गई। इसका मतलब जो तुम्हारा B है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां से हमें एक चीज ये मिली कि जो B है वो ज्यादा रिएक्टिव है Fe से। फिर तुम्हारा C में क्या हुआ, जब C का रिएक्शन FeSO4 के साथ हुआ तो ये भी रिएक्शन नहीं देता, रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही। इसका मतलब जो तुम्हारा C है वो वीक है, वीक मेटल लेस रिएक्टिव है, इसी कारण तो वो Fe को उसके सॉल्यूशन से हटा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब Fe जो है वो C से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां से हमें मिला Fe है वो C से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर लास्ट वही D का रिएक्शन FeSO4 के साथ हो रहा है, D का रिएक्शन FeSO4 के साथ हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो D है वो FeSO4 में से Fe को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जो D है वो वीक है Fe से, तो मतलब Fe हमारा स्ट्रॉन्ग है D से। तो ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया, Fe इज मोर रिएक्टिव देन D। अब पहले वाले कॉलम से ये 4 ऑब्जर्वेशन हमें मिली। अब यहां तुम देख सकते हो Fe ज्यादा रिएक्टिव है C से भी, Fe ज्यादा रिएक्टिव है D से भी, Fe ज्यादा रिएक्टिव है A से भी, लेकिन Fe और B में B सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आया, मतलब Fe से कम रिएक्टिव C, A और D है, लेकिन Fe से ज्यादा रिएक्टिव केवल B है। इसका मतलब A, B, C और D मेटल में से जो B है वो मोस्ट रिएक्टिव है। कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है, बी मेटल मोस्ट रिएक्टिव है। समझ में आया क्यों मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि जो तुम्हारे C हैं वो A हैं और D हैं वो Fe से छोटे हैं, मतलब Fe से कम रिएक्टिव है, और जो B है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऑब्वियस बात है कि जो B है वो A और C और D से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आया, तो ये पूछ रहा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहां तुम आंसर लिखोगे B। समझ में आया, तो फर्स्ट कॉलम से हमें फर्स्ट आंसर मिल गया कि जो हमारा B है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब उसके बाद सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम में कह रहा है कि जो A है वो CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। A का रिएक्शन CuSO4 के साथ हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। इसका मतलब A रिएक्टिव है Cu से ज्यादा, मतलब A इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो CuSO4 को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब A इज मोर रिएक्टिव देन Cu। यहां से तुम्हें एक बात ये पता चल गई, ठीक है। फिर अब कह रहे हैं B का रिएक्शन CuSO4 के साथ अगर हो तो क्या होगा। अब देखो ये तुम्हारा यही सेकंड क्वेश्चन ये पूछे हैं, इसीलिए यहां ये कुछ लिखे नहीं है, ये तुम्हारा यहाँ ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है, क्योंकि ये तुमसे यही क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर B का रिएक्शन CuSO4 के साथ होगा तो क्या होगा, क्या ये रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगी या फिर रिएक्शन नहीं होगी। अब यहां तुम देखो A जो है वो CuSO4 को डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि A तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। लेकिन जो तुम्हारा B है वो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो तो A से भी ज्यादा रिएक्टिव है।
ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑब्वियसली जब वो ए के साथ डिस्प्लेसमेंट दे दे रहा है तो बी के साथ भी डिस्प्लेसमेंट देगा। क्यों देगा? क्योंकि ए के साथ ये दे रहा है CuSO4 डिस्प्लेसमेंट, और बी जो है वो ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑब्वियस बात है कि वो CuSO4 के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो अगर यहां तुमसे पूछा व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो तुम कहोगे इट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ये पता लगाया था कि बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ए बी सी डी में से बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब बी इज, अब मैं तुम्हें यहाँ इसको मैं थोड़ा इरेज करके तुम्हें समझाता हूं। यहां से हमने जब हमने पहले कॉलम का एनालिसिस किया था तो हमें ये पता चला था बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ए से, सी से और डी से। अब सेकंड कॉलम से हमें क्या पता चला, ए जो है वो CuSO4 के साथ रिएक्शन कर दे रहा है, क्योंकि ए ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ, तो क्या इसका रिएक्शन बी के साथ होगा? अरे भाई हाँ होगा, क्योंकि बी तो ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। समझ में आया? अब देखो जो सी है तुम्हारा वो CuSO4 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, ये जो तुम्हारा सी है वो CuSO4 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा C है वो वीक है, वो CuSO4 के साथ, वो CuSO4 में से Cu को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब Cu जो है वो तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव है C से। समझ में आया? फिर जो तुम्हारा D है वो जब CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब जो D है वो वीक है, इसी कारण तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि D वीक है इसी के कारण वो CuSO4 में से Cu को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो इसका मतलब जो Cu है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू D। समझ में आया? तो हमें सेकंड कॉलम से क्या क्या बातें पता चली? सेकंड कॉलम से हमें ये बातें पता चली कि A है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो Cu है वो C से ज्यादा रिएक्टिव है, ये देखो Cu है वो C से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो Cu है वो D से भी ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड कॉलम से हमें ये तीन चीजें मिली, इसका मतलब जो A है वो C और D से बड़ा है, मतलब A जो है वो C और D से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि A ग्रेटर है कॉपर से और कॉपर ग्रेटर है C और D से, तो इसका मतलब अल्टीमेटली A ज्यादा रिएक्टिव है C और D से। समझ में आया? तो मतलब अब तुम्हें सेकंड कॉलम से ये पता चल गया कि पहली बात तो B सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो ठीक है, उसके बाद A रिएक्टिव है, और A रिएक्टिव है C और D से। अभी हमें C और D में नहीं पता चला C और D में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। सेकंड कॉलम से हमें ये चीजें पता चल गई कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फर्स्ट कॉलम से हमें ये पता चला सबसे ज्यादा रिएक्टिव B, सेकंड कॉलम से हमें ये पता चला सबसे ज्यादा B से कम रिएक्टिव A, मतलब जो A है वो रिएक्टिव है C और D से ज्यादा रिएक्टिव है, और B सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब उसके बाद हम थर्ड कॉलम पे जाएंगे। थर्ड कॉलम पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड कॉलम पे हम कुछ यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नो रिएक्शन इसमें भी, नो रिएक्शन इसमें भी, नो रिएक्शन इसमें भी, और इसमें ब्लैंक दिया है, और हमें यहाँ पता नहीं कि क्या, मतलब हम इसमें कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम ये डी वाले कॉलम मतलब फोर्थ कॉलम में जाएंगे। अब देखो तुम फोर्थ कॉलम में हमें क्या मिलेगा, यहां ध्यान से देखना, फोर्थ कॉलम में हमें क्या मिलेगा। फोर्थ कॉलम में C का रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, इसका मतलब जो C है वो ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, और वही जो D है उसका रिएक्शन AgNO3 के साथ हो रहा है, तो ये नो रिएक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? नो रिएक्शन। इसका मतलब जो Ag है
वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू डी, तभी तो डी रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि जो डी है वो वीक है, वो तुम्हारा वीक है इन कंपेयर टू एजी। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्थ कॉलम का एनालिसिस। मतलब सी ज्यादा रिएक्टिव है एजी से और एजी ज्यादा रिएक्टिव है डी से। इसका मतलब अल्टीमेटली सी ज्यादा रिएक्टिव है डी से। समझ में आया? सी ज्यादा रिएक्टिव है डी से। तो फिर फाइनली हमें क्या मिल गया? बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ए उससे कम रिएक्टिव और सी ज्यादा रिएक्टिव, फिर सबसे कम डी रिएक्टिव है। तो ये हमें फाइनली ऑर्डर मिल गया रिएक्टिविटी ऑर्डर का। समझ में आया? तो थर्ड क्वेश्चन में तुमसे यही पूछा है, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है? तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, फिर उससे कम रिएक्टिव ए, फिर उससे कम रिएक्टिव सी और सबसे कम रिएक्टिव डी। समझ में आया? ये जो तुम्हारा क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और इसको मतलब समझने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है, तो इसको आप एक बढ़िया से एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? और ये मतलब ये क्वेश्चन यार मतलब तुम इसको 10 मार्क्स का क्वेश्चन कह सकते हो कि इसको तुम 10 मार्क्स में भी दे सकते हो। और तुम देखोगे सॉल्यूशन वगैरह बुक वगैरह में ना, तो वो तुम्हें कुछ बस डायरेक्ट लिख देंगे स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट बच्चों को समझ में नहीं आता, मतलब आखिर ये हुआ कैसे। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस थी, इतनी बड़ी प्रोसेस थी तुम्हें इसको समझने के लिए। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिर क्वेश्चन 4। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब डाइल्यूट HCl का रिएक्शन मेटल के साथ? अरे हमें पता है मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो H2 गैस निकलती है उसमें, और क्या? तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू रिएक्टिव मेथड। फिर फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या ऑब्जर्व होगा जब जिंक को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करोगे? जिंक को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक सल्फेट और Fe बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है? क्योंकि जो तुम्हारा जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है Fe से। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, तभी वो FeSO4 में से Fe को बाहर निकाल दे रहा है और खुद उसकी जगह आ जा रहा है। और क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दे। अब तुम कहोगे ये हमको कैसे पता चला कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है Fe से? तो इसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। ये रिएक्टिविटी तुम्हें सीरीज याद करनी पड़ेगी। समझ में? यहां देख लो तुम, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है Fe से। यहां देखो, जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां ऊपर कौन है? जिंक है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू Fe। इसी कारण से ये जो हमारा रिएक्शन हुआ ये परफॉर्म हो गया। और इसमें तो हमें ऑब्जर्वेशन करना था। मेटल्स, हमें मेटल के नेम नहीं दिए थे, इसमें हमें मेटल को सबके साथ रिएक्शन करा के इस चार्ट के थ्रू हमें ऑब्जर्व करके आंसर को लिखना था। समझ में आया? फिर उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये हमने कर लिया, ये समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, इसीलिए जो है जिंक ने FeSO4 में से Fe को हटा दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब वही सेम फिर क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे हैं कि कौन सा पेयर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें रिएक्शन पॉसिबल होगी? तो पहला पेयर किसका है? कॉपर का रिएक्शन NaCl के साथ हो रहा है। दूसरा पेयर क्या है? एल्यूमिनियम का रिएक्शन MgCl2 के साथ हो रहा है। तीसरा पेयर क्या है? सिल्वर का रिएक्शन FeSO4 के साथ हो रहा है। सिल्वर, समझ में आया? Ag का रिएक्शन FeSO4 के साथ में हो रहा है। चौथा पेयर क्या है? कॉपर का रिएक्शन AgNO3 के साथ में हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन इसमें पॉसिबल है? देखो, क्या Cu Na को निकाल पाएगा NS इसके सॉल्यूशन से? इसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से क्या कॉपर सोडियम को निकाल पाएगा? अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम से तो निकाल लेगा। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं कि कॉपर नीचे है और सोडियम ऊपर है, मतलब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम जब ज्यादा रिएक्टिव है
तो कॉपर इससे कम रिएक्टिव है, तो कॉपर सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। फिर क्या ये एल्यूमिनियम MgCl2 से मैग्नीशियम को निकाल ले जाएगा? तो अब यहां देखो, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम को नहीं निकाल पाएगा उसके सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड, जो तुम्हारा सिल्वर है वो FeSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो अगर सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन हम यहां देख रहे हैं जो सिल्वर है वो कम रिएक्टिव है इन कंपेयर टू Fe। जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है। Fe ज्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो ये जो सिल्वर है वो Fe को नहीं निकाल पाएगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे पाएगा। फिर अब कॉपर का रिएक्शन AgNO3 के साथ हुआ, तो अब एक बार देखो, यहां ध्यान से देखो, कॉपर का रिएक्शन AgNO3 के साथ हुआ। ये है हमारा कॉपर और ये है हमारा Ag। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर। कॉपर हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। जब हमारा कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो AgNO3 में से Ag को निकाल ले जाएगा। क्यों निकाल ले जाएगा? क्योंकि Ag जो है वो तुम्हारा लेस रिएक्टिव है और कॉपर तुम्हारा मोर रिएक्टिव है, तो ये हमारा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? तो इसको पढ़ने के लिए तुम्हें ये टेबल याद होनी चाहिए, नहीं तो तुम इसको कैसे कर पाओगे। तुम्हें इसका ऑर्डर याद होना चाहिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तभी तो तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। समझ में आया? तो फिर ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसका सॉल्यूशन। फिर उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? अरे अभी को पढ़ा था, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से के साथ रिएक्ट कर जाएं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके एग्जांपल जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर उसके बाद पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, हमने इस लेक्चर में पढ़ा है मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, लेकिन नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस नहीं किया है और ना ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको अभी ये नहीं पढ़ना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लेकिन ध्यान रखो, हम कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को पढ़े हुए हैं, नॉन मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़े हुए हैं, उसी से हम इसको कंपेयर कर देंगे। जो तुम्हारे मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो तुम्हारे न्यूट्रल या फिर एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जो तुम्हारे मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, लेकिन उसी जगह जो तुम्हारे नॉन मेटल है वो वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। जो तुम्हारे मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट और H2, ये H2 है, समझ में आया? सॉल्ट और H2 गैस फॉर्म करते हैं, लेकिन वही नॉन मेटल तुम्हारे डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होते हैं? रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में आया? फिर तुम्हारे जो मेटल्स होते हैं वो तुम्हारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं वो तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है तुम्हें ना पता हो, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जब वो पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, मेटल्स के कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, आयनिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, तो उसमें मैं तुम्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बता दूंगा। ठीक है? तो ये तुम्हारे, अच्छा यहाँ कुछ बच्चे होते हैं कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर कर देते हैं, डक्टिलिटी को कंपेयर कर देते हैं। अरे भैया ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और हमें कहा है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ वो सब प्रॉपर्टी नहीं ले आएंगे। अगर हमसे कहा होता फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करिए तब वो सब चीजें लिखते हैं, लेकिन अभी हमें केवल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है? इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक आदमी आया,
आपके घर पे एक आदमी आया और वो कहा कि आपकी मम्मी से उसने कहा कि आप अपने सारे गहने मुझे दे दीजिए, जो गोल्ड के आपके गहने हैं, जो आपके गोल्ड के आभूषण हैं, ज्वेलरी है, उसको आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको एकदम क्लीन करके दे दूंगा, मतलब साफ करके दे दूंगा। तो आए आपकी मम्मी ने क्या किया, अपनी सारी ज्वेलरी उसको दे दी। अब जब उसको सारी ज्वेलरी दे दी तो उसने क्या किया, उस गोल्ड को एक सॉल्यूशन के अंदर डाला, उस गोल्ड को एक सॉल्यूशन के अंदर डाला। जब गोल्ड को सॉल्यूशन के अंदर डाला और फिर उस गोल्ड को निकाला तो जो गोल्ड है, ये जो ज्वेलरी है, वो तुम्हारी एकदम चमकने लगी, मतलब एकदम नई, एकदम न्यू हो गई। लेकिन वो जो ज्वेलरी थी उसका जो वेट था वो घट गया। क्यों वेट घट गया? क्योंकि कुछ गोल्ड उस ज्वेलरी का इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया। और वो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है? वो है तुम्हारा एक्वा रेजिया। कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वा रेजिया। समझ में आया? क्योंकि हमें पता है एक्वा रेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो आप कभी देखे होंगे कि गांव वगैरह में आते हैं वो कुछ लोग आते हैं कि दीजिए आपके सारे जो वो हैं, क्या होता है, आपकी जो ज्वेलरीज है उनको एकदम क्लीन कर दें। तो उनसे आप कभी भी क्लीन मत करवाइए। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, आपकी जो ज्वेलरी है उसको वो एक्वा रेजिया में डिप करते हैं। किसमें डिप करते हैं? एक्वा रेजिया में। और एक्वा रेजिया में डिप करते हैं तो कुछ जो ज्वेलरी का वेट होता है वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है, मतलब कुछ पार्ट ज्वेलरी के गोल्ड का पार्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जब इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो जो ज्वेलरी है उसका जो वेट है वो तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया? वेट जो है तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है, वो तुम्हारा नया तो दिखेगा, चमकने तो लगेगा, लुक्स न्यू, बट उसका जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर पता है तुम्हें, जो इसके अंदर जो गोल्ड डिसॉल्व हुआ है उसको बाद में वो लोग उस सॉल्यूशन से उस गोल्ड को निकाल लेते हैं। समझ में आया? तो यही उन लोग की चालाकी होती है, वो लोग कुछ सॉल्यूशन से बाद में जो उसमें गोल्ड डिसॉल्व हुआ है उसको निकाल लेंगे। इसीलिए कभी भी आप, अगर आपके घर पे कोई आए कहे कि दीजिए अपना ज्वेलरी हम आपको एकदम क्लीन करके दे देंगे, तो मत दीजिए, क्योंकि वो उसको एक्वा रेजिया में डालेगा और उसको क्या होता है, उसमें से कुछ गोल्ड उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही था, ये आपको यही कह रहा था कि एक लेडी थी, कोई एक आदमी आया, उसने कहा कि दीजिए अपनी ज्वेलरी मैं सब क्लीन कर दूंगा। तो फिर उस लेडी ने नोटिस किया कि जब ज्वेलरी क्लीन तो हो गई बस, बट उस ज्वेलरी का जो वेट है वो रिड्यूस हो गया। तो तो तुम इसमें डिटेक्टिव का रोल कैसे प्ले करोगे? तो तुम इसमें डिटेक्टिव बन के जाओगे, सीआईडी बन के जाओगे और कहोगे कि भैया तुमने एक्वा रेजिया सॉल्यूशन लिया था और उसी में इस गोल्ड को डाला, कुछ गोल्ड का पार्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, इसीलिए जो तुम्हारा ज्वेलरी है उसका वेट रिड्यूस हो गया। समझ में आया? मेन इस क्वेश्चन में हमें यही डिस्कस करना था। तो आज के लेक्चर में बस हमें इतना ही डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है? टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।